नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। यादाद्री भुवनगिर में बीजेपी के इंतखाबी जलसे में जेपी नड्डा की शिरकत, वोटरों को रिझाने के लिए वादों की बौछार। बीजेपी लीडरों की कांग्रेस में शमूलियत का सिलसिला जारी। हसनाबाद के बीजेपी इंचार्ज बी श्रीराम चक्रवर्ती की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात। पहली फ्लाइट से जाने वाले आज़मीन हज की हैदराबाद आमद का सिलसिला शुरू। मुताल्लिक़ अफसरान ने इंतजामात का लिया जायजा। और कलवाकुर्ती कांग्रेस से एमएलए की गाड़ी से टक्कर, एक शख्स बरसरे मौका हलाक, दूसरे की हालत नाजुक। और अब खबरें तफसील के साथ। यादाद्री भुवनगिर में मुनक्किदा बीजेपी के इंतखाबी जलसे में पार्टी के सदर जेपी नड्डा ने शिरकत की। उन्होंने अपने खिताब में तेलंगाना के अवाम से वादों की बारिश कर दी। उनका कहना था कि मोदी हुकूमत हर घर मुफ्त बरक़ी का मंसूबा ला रही है। उन्होंने सेहत बीमा के हवाले से भी बात की। चंद्रशेखर राव, आपको 2 BHK मिला क्या? 2 BHK खा गया ना? आपने इसकी छुट्टी कर दी ना? अब नरसिम्हा गौड़ जी को भेजना। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 करोड़ आवास योजना बनाए हैं और 3 करोड़ आवास योजना और बनेगी। 3 करोड़। और मित्रों, आपको एक खुशी की बात बताना चाहता हूं। अगले 5 साल में गौर साहब को MP बनाना, प्रधानमंत्री हर घर सूर्य मुफ्त बिजली योजना बनाई जा रही है। अब आपका बिजली का बिल 5 साल में 0 हो जाएगा। 0 मुफ्त बिजली मिलेगी। हर घर के छत पर सौर ऊर्जा लगाई जाएगी और जो बिजली आपके खर्च करने के बाद आपके सौर ऊर्जा से बचेगी, वह बिजली सरकार खरीद लेगी और आपको उसका आमदनी मिलेगी। यह परिस्थिति आकर के खड़ी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर TPCC जनरल सेक्रेटरी उद्दानकर दयाकर राव ने बरहमी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बीजेपी बेशर्मी से आइन को तब्दील करके अपने मंसूबों का एतराफ़ कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी अपने साथ अमित शाह को लेकर मुल्क को लूट रहे हैं। ఒక ముల్లా పంది ఇప్పుడు ఇక్కడికి వస్తున్నాడు అమిత్ షా నువ్వు రిజర్వేషన్లు ఎత్తేస్తా అని చెప్పలేదా? రిజర్వేషన్లు ఎత్తేస్తా అని చెప్పి ముస్లింలకు మేము రిజర్వేషన్లు ఎత్తేస్తాం, నీ పార్టీ ఓడే ఇవాళ రాజ్యాంగాన్ని నేను రద్దు చేస్తా అంటున్నా. దరిద్రుడా, నేను అంటున్నా రాజ్యాంగాన్ని రద్దు చేస్తే బీజేపీలోని పాతాళంలోకి తొక్కుడనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు అందరూ కూడా చెప్తున్నాం, గుర్తుపెట్టుకో మిత్రులారా. మోడీ అనేటోడు చేతగాని దద్దమ్మ. उधर KTR ने बीजेपी कायदीन किशन रेड्डी और बंडी संजय को चैलेंज किया है। BRS लीडर के मुताबिक बीजेपी ने अपनी हुक्मरानी के 10 सालों में 30 लाख करोड़ रुपए लूटे, जिसमें से 14 लाख करोड़ रुपए के अपने दोस्तों अडानी और अंबानी के कर्जे माफ़ कर दिए गए। KTR का कहना था कि अगर वो गलत हैं तो बीजेपी लीडरान इसे साबित करके दिखाएं, और ये गलत निकला तो वो इस्तीफ़ा देने को तैयार है। దిక్కేమో పిరం చేసిండు, ఇంకో దిక్కేమో మన దగ్గర రోజు ముక్కు విండి నువ్వు ఎప్పుడు బండి తీసుకొని పెట్రోల్ బంక్ పోతే ముక్కు విండి వసూలు చేస్తారు. చేసి 30 లక్షల కోట్లు వసూలు చేసిండు నరేంద్ర మోడీ. 10 ఏళ్లలో పేదవాళ్ళ దగ్గర మన రక్తం పీల్చి 30 లక్షల కోట్లు వసూలు చేసిండు. ఆ 30 లక్షల కోట్లతో ఏం చేసిండంటే వాళ్ళ పెద్ద పెద్ద దోస్తులు అదానీలు అంబానీలు వాళ్లకు
14.5 లక్షల కోట్ల రుణమాఫీ చేసినాడు నరేంద్ర మోడీ. ఇవాళ మీకు చెప్తే నేను చెప్తే నమ్మకం కలగదు, తప్పు చెప్తున్నామో అనిపిస్తుంది. నేను ఇవాళ మీకు ఇక్కడ కొత్త బస్ స్టాండ్ చౌరస్తా కాడ నేను మీకు డిమాండ్ చేస్తున్నా, రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. నేను చెప్పింది తప్పని బండి సంజయో కిషన్ రెడ్డో లేదన్నా ఎవరైనా బీజేపీ రుజువు చేస్తే నేను రేపు తెల్లారి టైం వాళ్ళకు ఈ తెలంగాణ తల్లి కాడ నా రాజీనామా ఎక్కడ పెట్టి వాళ్ళ ముఖాన నా ఎమ్మెల్యే పదవి కొట్టి నేను మరీ పోతా. बीआरएस के कारगुजार सदर ने कहा कि महंगाई कम करने की बात कहकर पीएम मोदी मुल्क को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि पिछले सालों खुर्दनी अशिया, दाल, नमक और इमली की कीमतें बढ़ गईं। उन्होंने ईंधन के दामों का मसला भी उठाया। केटीआर का कहना था कि सन 2014 में जिस दिन मोदी वज़ीर आज़म बने उस दिन खाम तेल की कीमत $100 फ़ी बैरल थी। आज 10 साल बाद खाम तेल की कीमत $84 तक गिर गई है। इसके बावजूद हुकूमत को फिक्र नहीं है वो आवाम को कुछ राहत दे दे। నరేంద్ర మోడీ చేసిన అతిపెద్ద మోసం భారతదేశానికి ఏంది అంటే, ఆయన చేసిన అతిపెద్ద మోసం నేను ధరలు తగ్గిస్తా అన్నాడు. ధరలు తగ్గించిండా పెరిగినా? పప్పు, ఉప్పు, నూనె, చింతపండు ప్రతిదాని ధర పెరిగిన మాట వాస్తవం కాదా? ఇలా నిత్యావసర వస్తువులు, కూరగాయలు అన్నిటి ధరలు పెరగలేదా? మీరు అనొచ్చు, అన్న నరేంద్ర మోడీకి ఏం సంబంధం ధరల పెరుగుదలతోనండి. అది కూడా చెప్తా, ఒక్కసారి మనసుకి ఎక్కించుకోండి. మన భారతదేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ మన కాడ దొరకదు, బయటికి వెళ్ళి తెచ్చుకోవాలి. దాన్ని క్రూడ్ ఆయిల్ అంటారు, ముడి చమురు. బయటికి వెళ్ళి గల్ఫ్ దేశాలకు వెళ్ళి తెచ్చుకొని దాన్ని శుద్ధి చేసి అందులోకెళ్ళి పెట్రోల్, డీజిల్ మనం అమ్ముకుంటాం, అందరికి ఇచ్చుకుంటాం. మోడీ ప్రధానమంత్రి అయినాడు 2014లో ముడి చమురు ధర, క్రూడ్ ఆయిల్ ధర, ఒక డ్రమ్ము, ఒక బ్యారెల్ $100. ఇవాళ 10 ఏళ్ల తర్వాత ముడి చమురు ధర తగ్గింది, 100కి వెళ్ళి $84 అయింది, $16 తగ్గింది. जिला सिद्दीपेट में हसनाबाद के बीजेपी इंचार्ज बी श्रीराम चक्रवर्ती ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। उनके साथ उनके हामी भी मौजूद थे। बी श्रीराम चक्रवर्ती आज हैदराबाद जुबली हिल्स में वाक़ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यामगाह पर पहुंचे। इस मुलाकात में रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर भी शामिल थे। इस मौके पर वज़ीर आला ने बीजेपी से जुड़े रहे लीडरों को कांग्रेस का खंडवा पहनाया और उनका अपनी पार्टी में इस्तकबाल किया। कांग्रेस के सीनियर लीडर खलीकुर रहमान और अदनान अशरफ ने मुंसिफ टीवी से बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत आइन और जमहूरियत को ख़त्म करने का मंसूबा बना बैठी है। उन्होंने महंगाई का मसला भी उठाया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मोदी हुकूमत अवाम को असल मुद्दों से भटकाने में माहिर है, लेकिन अवाम अब खामोश नहीं बैठेंगे। हमारे साथ इस वक्त खलीकुर रहमान साहब मौजूद हैं और अदनान अशरफ साहब मौजूद हैं। सर, अभी आपने लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किन मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की? देखिए, यहाँ पे जो है, जो असल मुद्दे जो मुल्क में है अभी, बेरोज़गारी के मुद्दे हैं और किसानों के मुद्दे हैं, और जो हमारा जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में जो मोदी जी गलत बयानी कर रहे हैं उसके बारे में, और फिर यहाँ जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन और जमहूरियत को ख़त्म करने की बात की जा रही है, तो उसके ऊपर आज हमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मैं थे, हमारी कलीग सुजाता पॉल जी थे और अदनान अशरफ साहब यहाँ पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि मीडिया को हमसे ज़्यादा खबर है कि आज मुल्क में क्या हो रहा है, और आप लोगों के द्वारा ही हमें पता चलता है अक्सर कि आज यूपी में क्या हुआ, आज बिहार में क्या हुआ, आज बंगाल में क्या हुआ। तो आज सारे मुल्क में अगर आप देखे हैं तो एक अजीब सा माहौल है, नफ़रत का माहौल है। एक भाई दूसरे भाई को से लड़ाने की कोशिश की जा रही है मोदी जी की। और गुज़िश्ता 10 सालों से जो बीजेपी ने यहाँ पे उनका जो कार्यकाल रहा है, आपको पता है कि असल जो मुद्दे थे मुल्क में, कभी भी उन्होंने जो 2 करोड़ जो मुलाजिमतों की बात की थी, उन्होंने कभी उसको पूरा नहीं किया। 15 लाख रुपये हर अकाउंट में लाने की बात की थी, उसको उन्होंने नहीं किया। और जब वो 2014 में आए तो वो कह रहे थे कि मुल्क में महंगाई है। उस वक्त पेट्रोल जो था 40 रुपये लीटर था, आज पेट्रोल का भाव 106 रुपये के ऊपर है। और गैस सिलेंडर उस वक्त जो था
400 रुपये था, आज गैस सिलेंडर 1000 रुपये के ऊपर है। तो ये जो महंगाई है मुल्क में, इसके ऊपर कभी वो बात नहीं करते, डेवलपमेंट की बात नहीं करते, और वो बात करते हैं तो हिंदू और मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की राजनीति हमारे इस मुल्क की जनता अब समझ चुकी है, और अभी ये मोदी जी के बहकावे में नहीं आने वाली है। शुक्रिया सर। अदनान अशरफ भाई, आप लगातार अब बात कर रहे हैं कि मोदी जी अभी पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाले रो रहे हैं कांग्रेस के लिए, इस पर क्या कहना चाहिए? मुझे तो ये पता नहीं, ये सारी खबरें हमें मोदी जी के भाषणों से ही पता लगती हैं। पता नहीं उनके पास कौन सा ऐसा तंत्र है जिस इंसान को अपने देश की चिंता तो होती नहीं है, अपने देश के मुद्दों पर तो बोलते नहीं है, पाकिस्तान बांग्लादेश की बातें करते हैं। उन्हें कभी मणिपुर के बारे में बोले आज तक? मैं इंतज़ार करता हूँ कोई दिन तो ऐसा निकलेगा जिस दिन मोदी जी को इस बात का एहसास होगा कि मणिपुर की जो जनता है उसके ऊपर जो जुल्म सितम हुए हैं उसके बारे में वो कभी नहीं बोले, आज तक नहीं बोले, खामोश रहे। छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज होती है, युवा जो बेरोज़गार है उसके ऊपर कभी नहीं बोले, गंभीर मुद्दों पर तो कभी बोलते ही नहीं, संसद में नहीं बोलते, कोई महंगाई पे चर्चा नहीं करते। कांग्रेस के एमपी जब कांग्रेस राज्यसभा रुकन रेणुका चौधरी ने कहा कि बीजेपी रेप करने वालों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत कानून को पामाल करके गुंडागर्दी कर रही है। कांग्रेस राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी मौजूद है। मैम, किस तरह से देखती हैं, अभी आप प्रज्वल रेवन्ना की बात कर रहे हैं, उसके फादर को गिरफ्तार कर लिया गया? अरे वो तो आज की नाटक है, भाजपा का रोज का एक ड्रामा चलते रहता है, टीवी सीरियल का जैसा। इतना शोर डंडोरा पीटने के बाद ये गिरफ्तारी का नाटक। इतने कमज़ोर गवर्नमेंट है उनका कि वो लोग उसको रोक भी नहीं सके। विलायत चले गए, बाहर बैठा है, तो अब बाप को ला के बिठा के क्या फ़ायदा? देखेंगे आगे जाके क्या होगा, हम देखेंगे। मैम, जितने भी केसेस अगर रेप को लेकर आए, इस तरह ज़्यादातर बीजेपी के नेता होते हैं, चाहे यूपी की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, आपके अब नाव बच्ची कली खिली भी नहीं, उसके साथ क्या बलात्कार किए। क्या ये लोग इंसान है? जानवर भी ऐसा नहीं करते हैं कि अपनों को ऐसा खा जाते हैं। छी। मैम, अभी आपके दिल्ली पुलिस आकर यहाँ डेरा डाले हुए आपके तेलंगाना में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 5 लोगों को, आपकी 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, वर्कर्स। देखिए, ये जुल्म है, और ये सोच रहे हैं कि इनकी अधिकार इतना है कि जो मर्जी कर लें। इसी ऐसे तरीके से बचाने के लिए ही हमारा ये जंग है कि तो ये थी रेणुका चौधरी। चलिए बढ़ते हैं आगे। हैदराबाद हल्के पार्लियामान से बीआरएस के उम्मीदवार गड्डम श्रीनिवास यादव भी अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने अफजलगंज और बेगम बाजार में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि मजलिस की क़यादत में कोई तरक्की नहीं हुई है और सेक्युलर पार्टी होने के नाते बीआरएस अवाम में मकबूल हुई है। क्या आपको लगता है कि 40 साल के ओवैसी परिवार के ये सीट आप जीत सकते हैं? देखिए, हम जो पाद यात्रा कर रहे हैं पिछले 15 दिन से, जनता का नहीं जा रहे हैं। जनता भरपूर सहायता कर रही, भरपूर हमारे को रिसीव कर ले रही, हमारे से बोल रही कि इस बार हम जो है ना केसीआर साहब को ही, कार के निशान को ही हम वोट देंगे। जनता का रिसीव अच्छा है, और यही उन्होंने बात हमारे से बोल रहे हैं कि पिछले 10 साल के अंदर इस बेगम बाजार जितने भी लोग हैं, व्यापारी लोग, यही बोल रहे कि कोई कर्फ्यू नहीं। 10 साल के अंदर हम भरपूर बिजनेस कर लिए, आराम से बिजनेस कर लिए। अभी कोई सांप्रदायिकता की राजनीति बढ़ रही है, उनको रोकने का प्रयास हमें करना है, हमें बिजनेसमैन करना है। तो उन लोगों ने ये बोल के हमें बोल रहे कि इस बार केसीआर साहब को लाएंगे। तो तमिलनाडु के बीजेपी सदर अन्नामलाई ने करीमनगर हल्के पार्लियामान में बंडी संजय के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने यहां बीजेपी यूथ मीटिंग में हिस्सा लिया और खिताब किया। अन्नामलाई के मुताबिक करीमनगर के एमपी बीआरएस हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मौजूदा कांग्रेस हुकूमत बीआरएस से भी बुरी है, इसीलिए बंडी संजय जैसी शख्सियत को फातेह बनाना ज़रूरी हो चुका है। नौजवान बीजेपी कारकुनान में उन्होंने जोश व खरोश भरने की कोशिश की। Such a great yatra which happened in Telangana. I never seen any political leader getting arrested. Every single day he is getting arrested for one or the other reason. Not allowing him to do yatra. He was the person who broke open the question paper leaks gap. He was arrested. He was the person who questioned
BRS government on corruption, he was arrested. I think he was arrested 4-5 times. He fought for you all. He was the voice of Telangana for a long, long time. तेलंगाना में बीजेपी के जलसों में लोगों की भीड़ की पोल खुल चुकी है। गजवेल में बीजेपी कारकुनान एक दूसरे से झगड़ा करने लगे थे। पैसे न देने का इल्ज़ाम लगाते हुए बीजेपी कारकुनों ने एक दूसरे को मुरीद इल्ज़ाम ठहराना शुरू किया, जिसके नतीजे में बाज़ाब्ता लड़ाई की सूरत हाल देखी गई। बताया गया है कि हालिया अवामी जलसों में शरीक बीजेपी कारकुनान उन्हें पैसा न मिलने से आपस में लड़ पड़े हैं। मलकाजगिरी हल्का पार्लियामान से बीआरएस उम्मीदवार रागड़ी लक्ष्मा रेड्डी ने मुसलमानों के लिए खुसूसी जलसे का एहतमाम कराया। सुरारम डिवीज़न के शाहपुर नगर में जलसा रखा गया था। इस दौरान एमएलए केपी विवेकानंद भी शरीक थे। उनका कहना था कि कांग्रेस हुकूमत की कोई गारंटी नहीं है और बीआरएस वाहिद पार्टी है जिसने मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम किया था। उन्होंने शादी मुबारक और 1 लाख रुपए की माली इमदाद जैसी फलाही स्कीमों का हवाला दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हैदराबाद की मुश्तरका राजधानी 2 जून को ख़त्म हो जाएगी और अगर पार्लियामानी इंतखाबात में बीआरएस पार्टी के अरकान पार्लियामेंट जीत जाते हैं तो बीजेपी हुकूमत की साजिश को नाकाम किया जाएगा और हैदराबाद को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका बनाने नहीं दिया जाएगा। मेदक में रायतू रक्षणा समिति के रियासती सदर पाकाला श्री हरिराव ने मीडिया से बात की। उनका कहना था कि रियासत तेलंगाना के किसानों के दुखों की वजह बीजेपी और बीआरएस को शिकस्त फाश देने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि किसान दोनों पार्टियों को सबक सिखाने के लिए मुत्तहिद हैं। किसान तंजीम के लीडर ने मजीद कहा कि पार्लियामानी इंतखाबात के मंशूर में कांग्रेस पार्टी ने वाज़े तौर पर कहा है कि डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक फसलों की इमदादी कीमत फराहम की जाएगी और एक इंश्योरेंस स्कीम नाफिज की जाएगी ताकि किसान को नुकसान का मुआवजा मिले। उनका कहना था कि किसान किस तरह की कन्फ्यूजन में न रहें और किसानों को धोखा देने वालों को मुंह तोड़ जवाब दें। ఈ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో రైతులు అందరూ ఏకపక్షంగా మన మెదక్ నియోజకవర్గమే కాకుండా మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కానీ దేశవ్యాప్తంగా కానీ అందరూ ఏకమై మన బాధలకు కారణమైనటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని ఖచ్చితంగా మనం ఓడగొట్టాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్తున్నాను. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినట్టయితే స్వామినాథన్ సిఫారసులు అమలు చేసి పంటలకు కనీస మద్దతు ధర నిర్ణయిస్తామని చెప్పారు. స్వామినాథన్ సిఫారసులు అమలు చేసినప్పుడు అన్ని ప్రధాన పంటలపైన 1000 నుంచి 3000 వరకు రేటు పెరిగే అవకాశం ఉంది. మోడీ గారి ప్రభుత్వము వరికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వము స్వామినాథన్ సిఫారసుల ప్రకారం 5076 రూపాయలు పెట్టాలన్నప్పుడు కేవలం 2183 రూపాయలు మాత్రం పెట్టింది. అలాగే మొక్కజొన్నకు 3123 పెట్టాలన్నప్పుడు 2009 మాత్రం పెట్టింది. अब कहा जा रहा है कि हैदराबाद से आज़मीन हज की पहली फ़्लाइट 8 मई की रात 11:45 पर रवाना होगी। बताया गया है कि शमशाबाद से उड़ान भरने वाली पहली फ़्लाइट में 285 आज़मीन मदीना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। पहली परवाज़ से सफ़र मुक़द्दस पर जाने वालों ने हैदराबाद में हज हाउस को रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन खुसरो पाशा बियाबानी, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ, हज कमेटी के अमले के अलावा दीगर मुतालिकीन ने हतमी इंतज़ामात देखने के लिए हज हाउस का दौरा किया। आखिरी इतलात मिलने तक 11,750 आज़मीन की फ़हरिस्त कन्फर्म हो चुकी थी। सेंट्रल हज कमेटी मज़ीद आज़मीन के नामों को क़तईयत दे रही है। बेहतरीन तरीके से हम काम अल्हम्दुलिल्लाह 2024 हज के लिए तमाम आज़मीन के लिए यहाँ पर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। यहाँ पर तकरीबन 700 आदमी का बैठने का बेहतरीन इंतज़ाम है। ये आखिरी मरहला यहाँ पर आके सीधे हुज्जाज इकराम यानी आज़मीन जो है बस में बैठकर एयरपोर्ट पर रवाना होंगे
उनके खाने पीने का इंतज़ाम, हज कमेटी के भी लोग आ चुके हैं, फ्लाइट्स के शेड्यूल बन चुके हैं, खाने के इंतज़ाम और दीगर जो भी करना है रियासती हज कमेटी और यहाँ का स्टाफ तमाम इंतजाम मुकम्मल कर ले चुके हैं कि इसमें हम ये देख रहे हैं कि आज़मीन को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, बेहतर से बेहतर इंतज़ाम हो, अच्छी सहूलियात फराहम की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। कल्वाकुर्ती के एमएलसी काशी रेड्डी नारायण रेड्डी की कार से टक्कर लगने पर एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई है। महलूक पी नरेश की उम्र 25 बरस थी। तल्लाकुंडापल्ली मंडल के वेलजाल गांव के मज़ाफ़ात में ये हादसा पेश आया। मिडजल सड़क पर कार जा रही थी कि बाइक से टकरा गई। बाइक पर वो 2 लोग सवार थे। इस हादसे में ज़ख्मी शख्स को कल्वाकुर्ती सरकारी दवाखाना ले जाया गया। आखिरी इत्तलात मिलने तक उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। यादाद्री भुवनगिर में बीजेपी के इंतखाबी जलसे से जेपी नड्डा की शिरकत। वोटरों को रिझाने के लिए वादों की बौछार। बीजेपी लीडरों की कांग्रेस में शमूलियत का सिलसिला जारी। हसनाबाद के बीजेपी इंचार्ज बी श्रीराम चक्रवर्ती की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात। पहली फ्लाइट से जाने वाले आज़मीन हज की हैदराबाद आमद का सिलसिला शुरू। मुताल्लिक़ अफसरान ने इंतज़ामात का लिया जायजा। और कल्वाकुर्ती कांग्रेस एमएलए की गाड़ी से टक्कर। एक शख्स बरसरे मौका हलाक, दूसरे की हालत नाजुक। सुनहरा तेलंगाना में आज बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।